अरे यार सब रिमूव हो गया। चलो दोबारा लिखते हैं। यहाँ से नंबर 1 काउंट इज इक्वल टू 0। क्या कहते शब्द किसी का सेव हो तो देखेंगे। चाहिए मैं भी लिख तो लूँ दोबारा समझाने के लिए। फॉर I is equal to 1 to n, or j is equal to 1 to n if a of I j is greater than 30, then पांचवी लाइन में count is equal to count plus 1, 6th लाइन में and if, इसी तरह से 7 लाइन में and for j 8वीं लाइन में and for I और फिर आखिरी लाइन में 9th लाइन में राइट। क्या राइट करा दूं? ठीक है, ये तो एल्गोरिथम समझ में आ गया क्या काम करेगा। तो मैं बता रहा था कि अगर मैं इसका टोटल रनिंग टाइम निकालूं, टोटल रनिंग टाइम आसान है। टोटल रनिंग टाइम निकालूंगा तो एनालाइज करते वक्त इसको कहूंगा कि ये पूरे एल्गोरिथम में एक ही दफ़ा चलेगा। इसको कहूंगा तो ये बेसिकली n+1 टाइम्स चलेगा। इसकी बात करूं तो क्योंकि पहले लूप के अंदर है तो ये n पहला लूप की वजह से और खुद ये n+1 टाइम्स चलेगा। ये वाला क्योंकि 2 लूप के अंदर है तो लिहाजा n टाइम्स चलेगा। अब सवाल ये है कि ये कितनी दफ़ा चलेगा आखिरी लाइन, क्योंकि बाकी तो सारा, और ये वाला तो खैर चलेगा एक दफ़ा, ये कितनी दफ़ा चलेगा। अब इसका चलना मैं आपको समझाऊं कि मैंने कहा कि इसका चलना जो है वो 3 तरह का हो सकता है। एक हो सकता है बेस्ट केस, एक हो सकता है वर्स्ट केस और एक हो सकता है एवरेज केस। ये 3 तरीकों से ये इसको चलाया जा सकता है। अब मैं तीनों का केसेस को डिस्कस करता हूँ क्योंकि ये इस तरह की चीज हर दफा नहीं होगी। पिछले 2 एल्गोरिथम पढ़े उसमें मैंने ये बात नहीं बताई आपको, लेकिन क्योंकि वहां ये चीज रेज ही नहीं हो रही थी, यहाँ पे रेज हो रही है। सुनना स्टूडेंट, क्यों ये बात मैं लेके आया हूँ 3 चीजें, इसलिए लेके आया हूँ कि देखो आपके पास जो एरे है, अगर ऐसा हो जाए, क्योंकि पॉसिबिलिटी पे बात करते हैं ना हम, अगर ऐसा हो जाए कि इसके हर सेल में जो डेटा है वो 30 से ज्यादा हो, पॉसिबल ये है पहला केस। तो इसका मतलब है कि हर दफा ये चीज ट्रू होगी और हर दफा यहाँ पे आएगा, हर दफा काउंट चलेगा। तो काउंट कितनी दफा चलेगा? जितनी दफा, अगर वर्स्ट केस देखा जाए तो हमारा वर्स्ट केस ये है कि हर सेल के अंदर डेटा 30 से ज्यादा हो। ये वर्स्ट केस है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन हम कह रहे हैं वर्स्ट केस ये है। तो इसका मतलब है हर दफा काउंट के अंदर आना जरूरी है उसको, क्योंकि इफ ट्रू होगा काउंट में आएगा। तो काउंट भी कितनी दफा चलेगा? n by n। जितनी दफा इफ चलेगा उतनी, जितनी दफा इफ ट्रू होगा उतनी दफा ये चल जाएगा। तो ये तो हो गया वर्स्ट केस, WC वर्स्ट केस। लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसा जरूरी तो नहीं है जो आप कह रहे हैं। पॉसिबल ये है कि इसमें कोई भी एलिमेंट 30 से बड़ा ना हो, सब 30 से छोटे हो। कौन सा केस हो गया? जल्दी बता दो, मेरे ख्याल तुम्हें समझ में आ रहा होगा, तो कोई ना कोई तो बता ही देगा। कौन सा केस होगा? सब 30 से छोटे हो, कौन सा केस होगा? बेस्ट वेरी गुड। बीट केस नहीं, बेस्ट केस। बेस्ट केस सही है, बिल्कुल बेहतरीन।
अच्छा, आप समझने की बात क्या है, अगर ये वर्स्ट केस था तो ये वाली लाइन हर दफा चली, सही है, और अगर बेस्ट केस होगा तो इफ हर दफा फेल हो जाएगा, यहां तक तो चलेगा लेकिन ये लाइन नहीं चलेगी। इसका मतलब है इस लाइन के चलने की तादाद 0 होगी अगर ये बेस्ट केस है। इतनी मतलब देखो बारीकी है, हम कहाँ सोचते थे और क्या क्या हो रहा है एल्गोरिथम के अंदर। और अगर इसमें आधे जो हैं वो बेस्ट केस में हैं, और यानी आधे जो है वो 30 से बड़े हैं और आधे 30 से छोटे हैं, तो काउंट कितनी दफा आएगा, ये एवरेज केस हो जाएगा। कि आधी दफा तो ये अंदर आएगा और आधी दफा अंदर नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एवरेज केस आ जाए, इफ की कंडीशन में एवरेज केस आ जाए, तो ये n बाय यानी आधी दफा अंदर आएगा, आधी दफा नहीं आएगा, यानी n इंटू n, ये तो वर्स्ट केस का हुआ, और आधा होगा इसका तो डिवाइड बाई 2, और ये हो जाएगा वर्स्ट केस, एवरेज केस। ठीक हो गया, ये 3 चीजें समझ में आ गई। इसका मतलब है कि इन तीनों के बेसिस पे हमारा टोटल रनिंग टाइम डिफरेंट होगा। टोटल रनिंग टाइम क्या होगा, डिफरेंट होगा तीनों की वजह से। तो अगर मैं पहले अगर मैं वर्स्ट केस के लिए एनालाइज करूं, मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूं कि मैं वर्स्ट केस के लिए कर रहा हूं काम, तो वर्स्ट केस के लिए जब मैं काम करूंगा तो मैं लिखूंगा f ऑफ n, ठीक है, मैं यहाँ पे वर्स्ट केस के लिए काम करूं पहली दफा, तो जी सर कहाँ चला गया, वर्स्ट केस के लिए अगर टोटल रनिंग टाइम निकाल रहा हूँ, और टोटल रनिंग टाइम जो है वो वर्स्ट केस के लिए निकाल रहा हूँ। टोटल वर्स्ट केस, WORST वर्स्ट केस, ठीक हो गया जी सर। अब मैं कहूंगा वर्स्ट केस के लिए आप निकाल रहे हैं तो आप करेंगे ये, वो तो लोगों तुम लोग मुझे बार बार मिटा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, f ऑफ n विच इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ये चाहे बेस्ट हो वर्स्ट हो, ये तो एक दफा चलना ही चलना है इसको, चाहे बेस्ट हो वर्स्ट हो n+1 टाइम्स चलना ही चलना है इसको, इसका कोई फर्क नहीं, इसका ताल्लुक ही नहीं है बेस्ट वर्स्ट से, इस वाले का भी कोई ताल्लुक नहीं है बेस्ट और वर्स्ट से, तो ये प्लस n² + n तो चलना ही चलना है। मैं इसको डायरेक्ट भी कर रहा हूँ ताकि एक लाइन बच जाए हमारी, इसका भी कोई ताल्लुक नहीं है, इफ तो चलना ही चलना है, चाहे बेस्ट केस हो चाहे वर्स्ट केस हो, चाहे इसने टेस्ट तो होना ही होना है 30 पूरे सेल के लिए, तो इसको भी हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी बेसिकली चलेगा ही चलेगा। तो इसका मतलब है n² टाइम्स तो इसने चलना ही चलना है। कहाँ तक पहुंच गए, लाइन नंबर 4 तक। लाइन नंबर 5 में चेंजेस आ रही हैं। लाइन नंबर 5 में अगर ये वर्स्ट केस है तो लाइन नंबर 5 भी n² टाइम्स चलेगा, और उसके बाद आखिरी लाइन जो 1 लिखी हुई वो वाली लाइन, ये वाली लाइन जो राइट करने का, यानी ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट सिर्फ चेंज हो रहा है वर्स्ट केस में होने की वजह से, बाकी ये सारे के सारे जो दूसरे लिखे हुए ये सब में ऐसे एज इट इज होंगे। तो हमारे पास फंक्शन आ जाएगा वर्स्ट केस के लिए, जो हम करेंगे तो सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, 3n², मैं लेता हूँ सवाल, एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, 3n², ठीक है, +2n +3, और ये वर्स्ट केस के लिए हमने टोटल रनिंग टाइम निकाला है। टोटल का मतलब है, टोटल कहते हैं जब एक एक लाइन को एनालाइज करें, जबकि मैंने लिखा था हम रनिंग टाइम निकालेंगे, तो रनिंग टाइम आने से पहले मुझे ये कराना पड़ गया। तो हमने कहा कि वर्स्ट केस में रिजल्ट ये होगा, यानी अगर आप n की वैल्यू प्रोवाइड करोगे और ये वर्स्ट केस हो तो इतनी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगी। क्या समझते हो, बेस्ट केस का भी आंसर इतना ही आएगा आपके, नहीं इससे कम होगा। तो बेस्ट केस का आंसर क्या होगा, यार वो मिट जाता है, बताओ उसको, वर्स्ट केस, ठीक है ना। अब आइए माशाल्लाह मेरी बन हो गया, लोड पड़ा तो नेट बंद हो गया, चलो है। अच्छा मैं एल्गोरिथम में लिख नहीं रहा दोबारा से, हमें जहन में तो है ना एल्गोरिथम। बेस्ट केस का आंसर भी हमने निकाल लिया है, वर्स्ट केस का, बेस्ट केस का आंसर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे,
वर्स्ट केस का आंसर तो हमने निकाला था भाई, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। वर्स्ट केस का आंसर आपको भी याद ही होगा थोड़ा बहुत। तो हमने कहा वर्स्ट केस का आंसर था एफ ऑफ एन विच इज इक्वल टू 3n स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2n प्लस 3। ये वर्स्ट केस का आंसर था। एल्गोरिथम का हमारा थोड़ा सा जहन में है, इसलिए मैं एल्गोरिथम दोबारा नहीं लिख रहा। बेस्ट केस का रिजल्ट आएगा। अब अगर मैं बेस्ट केस को एनालाइज करूंगा तो क्या समझते हो, ज्यादा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगी कम होंगी? आप कहेंगे कम होंगी, क्योंकि काउंट जो है वो एक दफा भी नहीं चलेगा, ठीक है। समझाता हूँ, काउंट तो एक दफा भी नहीं चलेगा। जो एल्गोरिथम हमारा था वहां पे लिखा हुआ था काउंट इज इक्वल टू काउंट, इफ की कंडीशन लगी हुई थी और इफ की कंडीशन के बेसिस पे जो है हम चला रहे थे। तो इसका मतलब ये होगा, मैं एक मिसाल के लिए लिख लूँ फिर समझाता हूँ। इसका मतलब ये होगा कि हमारा बेस्ट केस जब मैं एनालाइज करूंगा तो एफ ऑफ एन, देखो अब मैं बोलता जाऊंगा तो मैं याद आता रहेगा एल्गोरिथम। पहली लाइन 1 थी, दूसरी लाइन फॉर का लूप थी, तीसरी लाइन भी फॉर का लूप थी लेकिन अपने फॉर के लूप के अंदर थी, तो लिहाजा एन स्क्वायर प्लस एन हो जाएगा। ये वो है जो एन प्लस 1 होता है। चौथी लाइन इफ की थी, तो इफ भी हर दफा चलेगा तो एन इंटू एन स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद काउंट की लाइन थी, क्योंकि ये बेस्ट केस है लिहाजा सारा डेटा 30 से छोटा है, लिहाजा इफ तो चलेगा लेकिन काउंट नहीं चलेगा, तो काउंट 0 हो गया। काउंट कितना हो गया? 0 हो गया। और उसके बाद राइट था, ये आ गया। आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा टोटल 2n स्क्वायर, ठीक है, 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 3। अब फर्क समझ में आ रहा है? ये हो गया आपके पास वर्स्ट केस और ये हो गया आपका बेस्ट केस। अभी मैं एवरेज केस को नहीं डिस्कस कर रहा, फिलहाल कंफ्यूज कर रहा। बताओ किसका, अरे माइक खुला हुआ तो है, तुम्हारा माइक ओपन करो। हाँ मैं बोल देता हूँ। कौन बोल रहा है? सागिर। सागिर का माइक ओपन कर देता हूँ। सागिर सर जी कर दिया, आप भी ओपन कर लें। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने n इंटू एन प्लस 1 को n स्क्वायर लेके क्यों लिखा है? वो इसलिए कि कहाँ मैं गया? एक स्टेप में बचाना चाह रहा था। मैं लिखना चाहता, देखो सुनना गौर से, पहली लाइन में काउंट इनिशियलाइज किया था, 1 हो गया। दूसरी लाइन में फॉर का लूप था, n प्लस 1 हो गया। असल में यूं लिखा होता, मैंने सिर्फ एक लाइन सेव की है, सॉरी, n प्लस 1 हो गया। फिर तीसरी लाइन में फॉर का लूप था और वो पहले वाले फॉर के अंडर सुपरविजन में था, तो n प्लस 1 हो गया। चौथी लाइन में इफ था, तो इफ खुद इफ जो है 2 फॉर के लूप के अंदर है, तो वो n इंटू एन हो जाएगा। उसके बाद वर्स्ट केस में काउंट था, वर्स्ट केस के काउंट का मतलब है काउंट हर दफा चलेगा, तो वो भी n इंटू एन हो जाएगा। और उसके बाद फिर आखिर में राइट था, वही हो जाएगा। तो मैंने सिर्फ इसको ओपन करके एक स्टेप बचाने के लिए ऐसा लिखा है कि अगर वर्स्ट केस वाला देखो तो ये आ जाएगा 1 प्लस, देखो क्या बन जाएगा, 1 प्लस n प्लस 1, और इनको तो मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या बन जाएगा, ये n स्क्वायर प्लस n, ऐसे ही होगा ना, n स्क्वायर प्लस n। और फिर अगला वाला इफ की वजह से n स्क्वायर, अगला वाला काउंट की वजह से, वर्स्ट केस के काउंट की वजह से n स्क्वायर, और फिर 1। सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास ये जो है ना n था, ये मैं गलती से n स्क्वायर लिख दी, ये n था, n प्लस 1, तो ये आ गया n स्क्वायर प्लस n है, ये सॉरी ये n है, ये n स्क्वायर, ये मैंने गलती से n स्क्वायर लिख दिया गलती से, ठीक है। तो ये आ गया n स्क्वायर। तो कितने n स्क्वायर आ गया, 1 2 और 3, 3 n स्क्वायर होगा। ये देखो मैंने 3 n स्क्वायर लिखा। इतने n है, 1 n है और ये 2 n है, तो 2n लिखा है मैंने। और 1 कांस्टेंट 3 दफा है, तो 3 कांस्टेंट 1 लिख दिया। तो वर्स्ट केस का आंसर ये होगा। तो वो लाइन जो मैंने ये वाली थी, इसको स्किप करके डायरेक्ट ये वाली लाइन लिखी है, इस वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो कहाँ चला गया। और मैंने बेस्ट केस में भी ऐसे लिखा। फर्क क्या आ रहा है कि ये जो काउंट खुद भी n स्क्वायर टाइम्स काउंट हो रहा था, क्योंकि हर दफा थ्रू हो रहा था, तो बेस्ट केस में हर दफा फेल होगा, तो काउंट एक दफा भी नहीं चलेगा, तो उसकी जगह पे 0 वैल्यू रख दी मैंने। तो अब टाइम को, इसका रनिंग टाइम जो कि टोटल रनिंग टाइम है, एक एक लाइन को एनालाइज किया, टोटल रनिंग टाइम। टोटल रनिंग टाइम जो है इसका, वो वर्स्ट केस का ये आ रहा है। अब देखो, देखा जाए तो ये ज्यादा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है, ये कम इंस्ट्रक्शन कर रहा है, क्योंकि इसका ग्रोथ ज्यादा है, इसका ग्रोथ क्या है, कम है।
सही है, ये बेस्ट केस है और ये क्या है, वर्स्ट केस है। बात समझ आ रही है? और ये 3n आ रहा है, ये 2n आ रहा है, बाकी आगे की चीजें तो चलो कांस्टेंट है, लेकिन इसका ग्रोथ। तो वर्स्ट केस में ज्यादा इंस्ट्रक्शन है, अगर मैं 5 दूंगा तो ये ज्यादा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा, और ज्यादा क्यों कर रहा है, काउंट की वजह से। ये बात समझ आ गई? हमारे फंक्शन के अब 2 आंसर आ गए, बेस्ट केस का आंसर ये आ गया, वर्स्ट केस का आंसर ये आ गया, बेस्ट केस का आंसर ये आ गया। ठीक है, समझ में आ गई बात है? तो अगर मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा, अब अगर मैं इसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में जब डिफाइन करूंगा ना भाई, तो और सुनना क्या कह रहा हूं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ऊपर वाली बात तो हमने की थी रनिंग टाइम में, यानी ये जो चीजें दोनों निकाली हैं ये दोनों रनिंग टाइम है। टोटल रनिंग टाइम, ये भी टोटल रनिंग टाइम है, लेकिन ये बेस्ट केस का है, ये भी टोटल रनिंग टाइम है, लेकिन ये वर्स्ट केस का है। लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जब लिखूंगा तो वर्स्ट केस को हमेशा अपर बाउंड से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे कि हमारा एल्गोरिथम जो चलेगा, अगर उसका अपर बाउंड देखें तब भी वो अपर बाउंड उसका n स्क्वायर फैमिली से बिलोंग करता है, तो हम कह देंगे n स्क्वायर फैमिली से बिलोंग करता है। और अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें इसका लोअर बाउंड का, तो लोअर बाउंड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो भी n स्क्वायर से बिलोंग करती है। इंस्ट्रक्शन तो कम है लेकिन फैमिली चेंज नहीं हो रही, फैमिली चेंज हो जाती तो हम वही लिख देते। तो दोनों की फैमिली, जब दोनों की फैमिली सेम हो तो इसको हम बासानी थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं n स्क्वायर से। अगर फैमिली चेंज होती तो नहीं कर सकते थे, लेकिन फैमिली सेम है। फैमिली का मतलब ये हुआ कि अपर बाउंड भी n स्क्वायर फैमिली से बिलोंग करता है और लोअर बाउंड भी n स्क्वायर फैमिली से बिलोंग करता है, जबकि टोटल रनिंग टाइम में थोड़ा थोड़ा फर्क है, लेकिन फैमिली दोनों की स्टिल जो है वो क्या है, फिक्स है। तो इसलिए अपर बाउंड भी n स्क्वायर फैमिली से। तो देखो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं बता सकता, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें सिर्फ ये बताता है कि वो किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, जबकि टोटल रनिंग टाइम या रनिंग टाइम हमें बताता है कि इसकी इंस्ट्रक्शन कितनी एग्जीक्यूट होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए कहा जाए तो आपको टोटल रनिंग टाइम या रनिंग टाइम निकालना पड़ेगा, उसके बेसिस पे आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता सकते हैं। अभी थोड़ी देर बाद हम क्या कहते हैं उसको, बबल सॉर्ट को डिस्कस कर रहे होंगे ना, तो हमारे पास दोनों की वैल्यू भी चेंज आएंगी, एक में n स्क्वायर आएगा, एक में n आएगा। तो इस तरह से हमें, अच्छा, हर एल्गोरिथम में बेस्ट और वर्स्ट केस होता भी नहीं है, कुछ एल्गोरिथम में बेस्ट केस होता है, कुछ एल्गोरिथम में बेस्ट और वर्स्ट केस जो है एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे मिसाल के तौर पे अभी हम अगर इस एल्गोरिथम को देखें जो थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे, मैं मिटा रहा हूँ ये वाला एल्गोरिथम, तो इसमें ना तो कोई बेस्ट केस है ना वर्स्ट केस है। ये वर्स्ट केस और बेस्ट केस के लिए सेम चलेगा, लेकिन जो मैंने लिखा था उसमें बेस्ट और वर्स्ट एग्जिस्ट कर रहा था। तो इसलिए हर एल्गोरिथम में हमें देखना पड़ेगा किसमें एग्जिस्ट करता है, किसमें एग्जिस्ट नहीं करता। सारे सर्चिंग और सॉर्टिंग एल्गोरिथम में बेस्ट और वर्स्ट केस एग्जिस्ट करता है, सारे सर्चिंग और सॉर्टिंग एल्गोरिथम के अंदर बेस्ट और वर्स्ट केस एग्जिस्ट करता है। समझ में आई बात है? अब अगर मैं बात करूं, आखिरी बात करके फिर हम क्लास को एंडिंग की तरफ लेके जाते हैं ताकि आपको थोड़ा बोझ कम लगे। Sir, my internet is fluctuating. That's why Zoom gets, कोई बात नहीं, आप तो मैं अटेंडेंस तो लगा ही दूंगा। अब देखो, ये क्लास हमारी आखिरी है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। अगले वीक मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा और जो भी एल्गोरिथम पढ़ाऊंगा उसको एनालाइज करना सिखाऊंगा, ठीक है ना। बबल सॉर्ट पहले पढ़ाऊंगा और उसको एनालाइज भी करूंगा, बबल सॉर्ट भी समझ में आ जाएगा, फिर इंसर्शन सॉर्ट पढ़ाऊंगा, उसको एनालाइज भी कराऊंगा। इस तरह से आपके पास फिर लिंग्विस्ट की तरफ जाऊंगा। तो इस तरह से मैं कुछ एल्गोरिथम्स पढ़ाने के बाद लिंग्विस्ट पढ़ा दूंगा, तो आपके जो है वो एल्गोरिथम एनालाइज भी हो जाएगा और एल्गोरिथम सीख भी जाओगे। ठीक, अब मैं दोबारा से एल्गोरिथम एक लिखता हूँ और मैं इसी एल्गोरिथम में मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ लाइन नंबर 1 में, एक बार पर लिखना पढ़ने वाली बात है, मुश्किल हो जाती है। अच्छा जी, लाइन नंबर 1 में मैंने कहा काउंट इज इक्वल टू 1, काउंट इज इक्वल टू 0। दूसरी लाइन में मैंने फिर वही लिखा फॉर आई इज इक्वल टू 1 to n। तीसरी लाइन में फिर मैंने लिखा फॉर j इज इक्वल टू 1 to n। चौथी लाइन में मैंने फिर लिखा कि इफ, ठीक है, a ऑफ i और j इज ग्रेटर देन 30, देन वही चीज लिख रहा हूँ जो पहले लिखी थी। पांचवी लाइन में मैंने लिखा क्या करो कि काउंट में एक इजाफा कर दो, काउंट इज इक्वल टू
काउंट प्लस 1, ठीक है। छठी लाइन में आप लिखें एंड इफ, और सातवीं लाइन में आप लिखें, लाइन नंबर 7 में आप लिखें एंड फॉर जे। फिर आप लिखें 8वीं लाइन में, ये आ जाएगा आपके पास एंड फॉर आई, और 9th लाइन में आप लिखते हैं राइट काउंट, ठीक है। ये हमारा एल्गोरिथम। अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे आपसे रनिंग टाइम की, फर्क बता रहा हूँ, क्योंकि हर एल्गोरिथम में हम टोटल रनिंग टाइम नहीं कर सकेंगे। रनिंग टाइम की, रनिंग टाइम का मतलब होता है टू एनालाइज द बेसिक इंस्ट्रक्शन ऑफ एल्गोरिथम, ठीक है, ऑफ एन एल्गोरिथम, कि आप एनालाइज करें बेसिक फंक्शन इंस्ट्रक्शन को एल्गोरिथम की। अब देखो इस एल्गोरिथम में जो, अब हमें इस एल्गोरिथम में एक एक लाइन को एनालाइज नहीं करना। रनिंग टाइम का मतलब होता है सिर्फ बेसिक इंस्ट्रक्शन को एनालाइज करना है। तो बेसिक इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि आप ये ढूंढे कि इसमें बेसिक इंस्ट्रक्शन कौन सी है, ठीक है। तो आप कहेंगे इसके अंदर जो बेसिक इंस्ट्रक्शन है वो बेसिकली ये वाली इफ की कंडीशन है, जिसकी वजह से ये काउंट कभी चलेगा और कभी नहीं चलेगा, ये काउंट कभी चलेगा और कभी नहीं चलेगा। तो इस वक्त यहाँ पे जो बेसिक इंस्ट्रक्शन है वो इफ है। बेसिक इंस्ट्रक्शन होता है जिसकी वजह से पूरा एल्गोरिथम बनाया जाता है। फॉर तो मजबूरी है ना, लेकिन एल्गोरिथम की लॉजिक जो है वो पूरी की पूरी इफ के साथ छुपी हुई है। तो ये बेसिक है। टू मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लिकेशन बेसिक इंस्ट्रक्शन है। सर्चिंग और सॉर्टिंग में इसी तरह बेसिक इंस्ट्रक्शन। तो हम अगर पूरे एल्गोरिथम को एनालाइज ना करें तो हम ये ढूंढते हैं कि इसका बेसिक इंस्ट्रक्शन कौन सा है। तो इस वक्त बेसिक इंस्ट्रक्शन इसका जो है वो इफ की कंडीशन। तो हम सिर्फ इफ की कंडीशन को एनालाइज कर लें तो हमारा आंसर क्या आएगा। मैं अब किसी चीज को एनालाइज नहीं कर रहा है, इसको भी नहीं कर रहा है, इसको भी नहीं कर रहा है, मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि ये वाली इफ की कंडीशन कितनी दफा चलेगी, बस ये देख रहा हूँ मैं। तो आप कहेंगे ये वाली इफ की कंडीशन 2 फॉर के लूप के अंदर है, ये n इंटू एन टाइम्स चलेगा बस, ठीक है। तो टोटल फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी f ऑफ n विच इज इक्वल टू n स्क्वायर, क्योंकि ये इफ हर दफा चलेगा, काउंट हर दफा नहीं चलेगा। इफ ने तो चलना ही चलना है, अपनी कंडीशन को चेक करना ही करना है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा n। ये इफ के लिए मैंने एनालाइज किया इसको, ये इफ के लिए मैंने एनालाइज किया और ये आ गया n इंटू एन। n इंटू एन का मतलब हो गया n स्क्वायर। यानी ये जो आंसर आया है ये इस वक्त क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रनिंग टाइम, ठीक है। आसान भी हो गया। अब कहेंगे ये तो बात काफी आसान हो गया, और बिल्कुल आसान हो गया, रनिंग टाइम, ठीक है, ये कहलाएगा रनिंग टाइम। तो जब रनिंग टाइम को एनालाइज करते हैं तो वो इसका बेसिक ऑपरेशन को उठाते हैं और उसको एनालाइज कर लेते हैं कि हो सकता है कि 4 दफा इफ होता तो 4 बार बेसिक ऑपरेशन होते। तो जो भी इसका बेसिक ऑपरेशन होगा, बेसिक ऑपरेशन का मतलब होता है कि जो जिस मकसद के लिए इस एल्गोरिथम को लिखा गया है सिर्फ उसको एनालाइज कर लो। तो किस मकसद के लिए लिखा गया है कि इफ की कंडीशन से काउंट चल जाए, तो इफ की कंडीशन इज बेस। तो ये एक इंस्ट्रक्शन है दो फॉर के लूप में, लिहाजा ये n स्क्वायर हो जाएगा। अब फर्क क्या है, पिछले वाले को जो हमने टोटल रनिंग टाइम किया था और उसका वर्स्ट केस डिस्कस किया था, टोटल रनिंग टाइम, तो टोटल रनिंग टाइम का आंसर भी आपको याद होगा। तो टोटल रनिंग टाइम को अगर मैं यहाँ पे टोटल रनिंग टाइम का आंसर लिखूं इसी एल्गोरिथम के लिए, आपको याद होगा, तो उसका आंसर जो आया था हमारे पास हजरत, वो आया था f ऑफ n, वर्स्ट केस के लिए लिख रहा हूं मैं, 3n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 3। ये हमारा आंसर था टोटल रनिंग टाइम के हिसाब से। और रनिंग टाइम के हिसाब से आंसर आ रहा है f ऑफ n विच इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो देखो जाहिर सी बात है, टोटल रनिंग टाइम में जो इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन है वो कम होगी, कम शो करेंगे। इसकी वजह यह है कि हम ना तो फॉर को एनालाइज कर रहे हैं, ना इस फॉर को एनालाइज कर रहे हैं, ना इस राइट को एनालाइज कर रहे हैं, ना इस काउंट को एनालाइज कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हम इफ को एनालाइज कर रहे हैं, तो लिहाजा n स्क्वायर आ गया। लेकिन टोटल रनिंग टाइम में एक एक लाइन को एनालाइज किया था, लिहाजा वो 3n स्क्वायर प्लस 2। लेकिन इंटरेस्टिंग बात देखें कि इन दोनों के अंदर अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम डिस्कस करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है,
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो आपको नजर आ रहा है कि दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो चेंज नहीं हुई। दोनों इस वक्त जो है वो किस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं? दोनों इस वक्त जो है वो एन स्क्वायर फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। चाहे वो रनिंग टाइम के थ्रू निकाला जाए, चाहे वो टोटल रनिंग टाइम के थ्रू निकाला जाए, किसी भी तरीके से निकाला, दोनों का फैमिली जो है वो इस वक्त एन स्क्वायर है। तो लिहाजा रनिंग टाइम या टोटल रनिंग टाइम दोनों में से किसी से भी सॉल्व करें, आपकी फैमिली चेंज नहीं होती, लेकिन नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन में शोइंग जो है वो डिफरेंट हो जाता है। समझ में आई बात है? तो अगर कोई कहता है कि इस एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालें, तो फिर हम टोटल रनिंग टाइम क्यों इस्तेमाल करें? फिर तो हमें रनिंग टाइम करना चाहिए ताकि आसानी से हो जाए और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाए। अगर कोई हमसे कहता है कि टोटल रनिंग टाइम निकालो, तो हम कंपल्जन है कि एक एक लाइन को हम एनालाइज करेंगे। लेकिन अगर हमसे कोई कहता है कि भाई आप सिर्फ और सिर्फ रनिंग टाइम निकाल और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल दें, तो फिर हमारे लिए रनिंग टाइम बेहतर है, ताकि हम बेसिक ऑपरेशन को इस्तेमाल करके ये सॉल्व कर लें और बता दें कि इसकी फैमिली जो है इस कैटेगरी के अंदर बिलोंग करती है। ठीक है, तो ये तीन चीजों का फर्क बता दिया। टोटल रनिंग टाइम, हर लाइन को एनालाइज करना, रनिंग टाइम बेसिक ऑपरेशन को एनालाइज करना, और कॉम्प्लेक्सिटी यानी उसकी फैमिली क्या होगी। ठीक है, उसकी उसकी कंडीशन के इसका अपर बाउंड या लोअर बाउंड क्या होगा, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहलाता है। चाहे आप टोटल रनिंग टाइम निकालें चाहे रनिंग टाइम निकालें, फैमिली सेम रहेगी, कभी भी फैमिली चेंज नहीं होगी रनिंग टाइम या टोटल रनिंग टाइम निकालने से। सिर्फ नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन का शोइंग चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो डेफिनेट बात है, टोटल रनिंग टाइम में सारे इंस्ट्रक्शन रीड करते हैं और रनिंग टाइम में सिर्फ अपने सवाल पढ़ो सर, अगर इफ ना होता तो फिर तो इसका बेसिक ऑपरेशन, मिसाल के तौर पे इन्होंने अच्छा सवाल पूछा, अगर इफ ना होता तो इस वक्त यहाँ पर ये वाली, मैं इसको मिटा रहा हूँ, सही मैंने पढ़ लिया तो मिटा रहा हूँ। यहाँ पर जो बेसिक ऑपरेशन है इफ नहीं है, तो बेसिक ऑपरेशन कौन सा होगा? बहुत आसानी से नजर आ रहा है, लाइन नंबर 4 में एग्जीक्यूट होने वाली लाइन जो है वो बेसिक ऑपरेशन है। क्यों? क्योंकि इसने हर दफा रन होना ही होना है, और इसी की वजह से एल्गोरिथम लिखा है आपने, इसी की वजह से लिखा है ना एल्गोरिथम। एल्गोरिथम फॉर की वजह से तो नहीं लिखा आपने, आपका मकसद ये था कि एक्स को x+1 में ऐड करा दें। तो जिस मकसद के लिए एल्गोरिथम लिखते हैं वो उसका बेसिक ऑपरेशन कोर एल्गोरिथम होता है। जैसे आप BS क्यों कर रहे हैं? मकसद दो हैं आपके, एक तो ये है कि आपको कंप्यूटर साइंस की नॉलेज और दूसरा अच्छी जॉब मिले। ये दो बेसिकली कोर मकसद है आपके, मतलब दुनियावी लिहाज से। तो इसीलिए ये एल्गोरिथम, और उसकी वजह से ये चार साल गुजार रहे हैं, PF किट में एडमिशन लिया है, जो भी व्हाटएवर आप चाहते हैं, आप इससे अच्छी जगह, यानी PF किट से जो अच्छी यूनिवर्सिटीज है कोई, यानी मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि मैं हबीब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता कि वो पैसों में तो अच्छी है, पढ़ाई में भी अच्छी है या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन पैसों में तो बहुत अच्छी है, तो आप कहते हैं मैं वहाँ लेना चाहता हूँ, तो आप वहाँ एडमिशन लेते हैं। तो गोल ये है, करना क्या चाहते हैं? तो आप करना चाहते हैं एक्स, तो यहाँ पे बेसिक ऑपरेशन ये है, तो बेसिक ऑपरेशन कितना आ जाएगा इसका? ये भी n×n टाइम्स चलेगा, तो n स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अगर एक एक लाइन को एनालाइज करेंगे तो कुछ, लेकिन फैमिली चेंज नहीं होगी। ठीक है सर, जो लाइन ऑफ कोड ऐप पहले होगा तो कह सकते हैं साकिब, वही है बेसिक ऑपरेशन। मेरा जुमला सुनो, जिस मकसद के लिए एल्गोरिथम लिखा जाता है वो मकसद बेसिकली बेसिक ऑपरेशन होता है। तो इस वक्त यहाँ पे मकसद है एक्स को n+, यहाँ पे मकसद जो मैंने एल्गो लिखा था उसमें इफ की कंडीशन को चेक कराना था ताकि काउंटिंग कर लें, तो वो बेसिक ऑपरेशन था। तो ये अब आप परेशान हो गए, परेशान क्यों हो गए कि हमें कैसे पता चलेगा? तो ये देखो प्रैक्टिस से पता चलेगा। पहली दफा जब आप बाइक चलाना अगर किसी को आती है, और पहली दफा जब बाइक पे बैठा होगा, मुझे तो आज तक नहीं आती और कितना कंफ्यूज होता हूँ कि जब आप बाइक चलाना तो आप कहते हो यार कैसे सीखूंगा मैं, इतनी सारे फंक्शंस हैं। तो आस्ते आस्ते जब उसकी प्रैक्टिस करते हो सीख जाते हो। तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी आप आस्ते आस्ते इनकी जो बेसिक ऑपरेशन कौन सा होगा, और आगे हम एग्जाम में आ जाए तो अलग बात है, लेकिन हम बेसिक ऑपरेशन को ही इस्तेमाल किया करेंगे ज्यादातर। जब मैं आपको बबल सॉर्ट पढ़ाऊंगा, इंसर्शन सॉर्ट पढ़ाऊंगा, तो मैं लाइन, जैसे अभी सागिल कह रहे थे ना सर ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा एक एक लाइन को एनालाइज करना, आप समझ में आया कि अब हम बेसिकली एक एक लाइन को एनालाइज करने के बजाय बेसिक ऑपरेशन की तरफ हिट करेंगे, और फिर हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक ऑपरेशन के बेसिस पे एनालाइज करके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता देंगे, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चेंज नहीं होती, उसकी फैमिली कभी चेंज नहीं होती। समझ में आई बात है? तो ये इज अ वेरी गुड कि हम, तो आज हमने पूरी क्लास जो है उस पर इन्वेस्ट कर दी अपनी, इसके ऊपर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे। लाजमी रिवाइज कर लेना भाई, मुझसे ये नहीं पूछना अगली क्लास में जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बबल सॉर्ट और बता रहा हूँ कि ये बेसिक ऑपरेशन है, और फिर वहाँ पे समझाने की कोशिश करूँ, वहाँ पे एक नई चीज़ तो आएगी,
जो मैंने अभी नहीं पढ़ाई तो यकीनन वो नई चीज़ सामने आएगी हमारे पास, जो हम डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं। तो अगली क्लास में इंशाल्लाह मैं समझाऊंगा पहले सेशन के अंदर। तो थोड़ा सा पढ़ लेना है इसको ताकि आपके पास आसानी हो और काफ़ी बेहतर हो जाएगा आपके लिए। तो अगली क्लास तक के लिए हम ऑफ करते हैं। मैं आज आपको 2 टास्क दे रहा हूँ। एक दूंगा क्विज, जो पिछले वीक भूल गया था मैं, 2 डायमेंशनल एरे, 3 डायमेंशनल एरे और थोड़े सा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के सवाल होंगे क्विज में, और जो आज रात 12 बजे तक करने होंगे। और एक होगा आपके पास रिकॉर्डिंग भी मैं आज ही पोस्ट कर दूंगा और इंशाल्लाह, और एक होगा आपके पास असाइनमेंट जो अगले वीक जमा कराना, ताकि हमारा ये काम खत्म हो। वेरी गुड यार फैसल, मैंने सवाल मुझे याद नहीं, हाँ 3 सवाल दिए थे। चलो ये तो बता दो कि किस किसने कर लिए 3 सवाल। पहला सवाल क्या था फैसल? बेहतरीन बेहतरीन। पहला सवाल क्या था ऐसे बता दो, मैं अनम्यूट कर देता हूँ। मैं अनम्यूट करता हूँ। पहला सवाल क्या था? अनम्यूट हो। सर आपने स्वैपिंग का बोला था ना, कॉलम्स का। हाँ 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 कर लिया था सर, कॉलम्स का भी कर लिया था और रॉस का भी कर लिया था सर, वो कर लिया था। बेहतरीन यार बेहतरीन। तो समझ में आया ना? देखो और एक सर तो वो एक है आपने मल्टीप्लिकेशन और सम का ही बोला था, वो भी कर लिया था। बेहतरीन। देखो इन तमाम के पाइथन में भी और सी शार्प में भी फंक्शन, बिल्डिंग फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं फ्लिप के नाम से, फ्लिप, और मल्टीप्लिकेशन तो मल्टीप्लिकेशन के नाम से। अगर आप फ्लिप लगा दोगे तो ये फ्लिप हो जाएगा। वो पूछता है फ्लिप करना है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, तो वो चीज सिखाना चाह रहा था कि आप खुद से कैसे करोगे इसके पीछे। अब आप ये भी कह सकते हो कि जो मैंने फंक्शन बनाया है, जो मेथड मैंने इंप्लीमेंट किया, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कहीं बहुत ज्यादा तो नहीं है, ऐसा ना हो इतनी ज्यादा हो कि वो एक्सेप्टेबल ही ना हो। तो आगे जाके आप ये भी सोचोगे कि जो मैंने एल्गोरिथम लिखा है फ्लिप करने के लिए, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेहतर है या नहीं है। अगर बेहतर नहीं होगा तो फिर आप उससे इम्प्रूव वर्जन की तरफ जाओगे। समझ आई बात है? तो इसलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत होता है। अभी तक हम ये कहते थे कि हमने कर लिया, अब ये कहेंगे कि कर लिया और बेहतर एल्गोरिथम से किया। अब जुमला समझ रहे हो कि कर लिया है और बेहतर एल्गोरिथम से किया। बेहतर कैसे? क्योंकि हमारे पास एल्गोरिथम की कैटेगरीज मौजूद हैं, कांस्टेंट रनिंग टाइम, लीनियर रनिंग टाइम, लॉग रनिंग टाइम, इस तरह की। तो अगर लीनियर रनिंग टाइम में कर लिया तो बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। देखो हो सकता है मैं चेक ना करूं और आप बोर हो, मैं आपको अप्रिशिएट जरूर करूंगा। आप जमा करा दोगे, मैं करेक्शन भी कर दूंगा। आप मुझे ईमेल कर दो या गूगल क्लासरूम में सबमिट कर दो, तो मैं आपको जो है वो चेक भी कर लूंगा। ठीक है, क्योंकि लोड मेरे पर भी है, मैं भी कॉपी चेक करने में बड़ा मुश्किल होती है ऑनलाइन में। लेकिन ना करना ना ये नुकसान दे, ये बता दूंगा तुम्हें। जो करेगा ना, आप देखना इस क्लास में जो करके सारे क्वेश्चन करके आगे निकलेगा, वो डिफरेंट नजर आएगा दूसरे स्टूडेंट से। ये मैं आपको अभी चैलेंज के साथ बता दूं। और खुद से जो करेगा उसकी लॉजिक इंप्रूव होगी, उसकी एल्गोरिथम लिखने की स्किल्स इंप्रूव होंगी। जब वाइवा देने जाएगा इंटरव्यू का तो वो बेहतर होगा इंशाल्लाह। तो आप देखना काफी बेहतरी जो है आपको मिलेगी। ठीक है, यहाँ तक रखते हैं। अगली क्लास में इंशाल्लाह हम इसको थोड़ा सा और आगे की तरफ लेके जाएंगे, एक क्विज और एक असाइनमेंट। और अगर किसी ने वो 3 सवाल नहीं किए तो फिर कोशिश करो। क्विज मैंने आपको कुछ चेक किए हैं तो कुछ गलतियां हैं, यानी जो मैंने लीनियर एरे दिया था उसकी स्वैपिंग दी थी मैंने कि पहला एलिमेंट आखिरी एलिमेंट पहला बन जाए और पहला एलिमेंट आखिरी बन जाए, तो उसमें कुछ गलतियां की हैं स्टूडेंट ने, कुछ ने सही भी किया। तो मैं क्या कहते हैं की बना ली है, तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। सारी कॉपियां चेक हो जाए ना, फिर मैं शेयर कर दूंगा। आपकी कॉपी भी शेयर कर दूंगा और ये भी शेयर कर दूंगा। कॉपियां भी मैं आपको दे दूंगा वापस चेक करके, सॉफ्ट कॉपी भी। ठीक है, चलो अब मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, अटेंडेंस बता देना मुझे ताकि अटेंडेंस आपकी मार्क हो जाए अच्छे तरीके से। अच्छा जी, क्लियर स्क्रीन। हमारे पास टाइम कितना, 5 मिनट है। अच्छा, मैं फाइक साहब मौजूद है? फाइक साहब, मैं अनम्यूट तो वैसे किया हुआ है, आप लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। फाइक रिकॉर्डिंग भी कर दूंगा। फाइक अभी गायब हो गए क्या? कहाँ गया फाइक? सैयद फाइक है तो हाँ भाई, असल में यार वो पता नहीं लोड पड़ता है ना, तो मेरा ये वाइट ट्रैक बंद हो जाता है। तो मसाइल हैं हमारे साथ। अच्छा, मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ। फाइक प्रेजेंट है? हाँ फाइक प्रेजेंट है। उसके बाद रियान मिर्जा, रियान मिर्जा अभी भी लॉगिन हुआ, क्या कर रहा हूँ? प्रेजेंट है। नोरमा इकबाल, नोरमा इकबाल प्रेजेंट है? नोरमा बेचारी आज नहीं है प्रेजेंट। अच्छा, हुजैफा, हुजैफा प्रेजेंट है। मोहम्मद फैसल, मोहम्मद फैसल, फैसल तो मेरे ख्याल प्रेजेंट थे।
उनकी बार बार आवाज आ रही थी। मोहम्मद फैसल, फैसल कहाँ गया? फैसल प्रेसिडेंट है। और अलीना, अलीना, हाँ अलीना प्रेसिडेंट है। शुएब अहमद, शुएब को भी देखा था मैंने। शुएब 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 अभी नजर नहीं आ रहे। शुएब, शुएब है। मोहम्मद फाइज प्रेसिडेंट है। मोहम्मद सागिर प्रेसिडेंट है। मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा, अच्छा हुज़ैफा दो हैं, मोहम्मद हुज़ैफा, दोनों हुज़ैफा है ना मेरे पास। क्यों एक मुस्तफ़ा, एक एक हुज़ैफा, मोहम्मद हुज़ैफा, एक मोहम्मद हुज़ैफा। मुस्तफ़ा आए हुए इस वक्त तो मुस्तफ़ा नजर नहीं आ रहे। अच्छा जी, उसके बाद है फारिया, फारिया आईडी, फिर अहमद हुसैन, अहमद हुसैन, अहमद 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 भी, फिर है हुज़ैफा, ये भी है, अब्दुल रहमान भी। ठीक है, तो वो स्टूडेंट नजर नहीं आए मुझे, एक मुस्तफ़ा और एक नोरमा, यानी अभी 13 स्टूडेंट है। तो अगर आप लोगों ने देखा हो तो मुझे बता दें, इनमें से कोई हो तो। प्रेजेंट प्रेजेंट सबके अटेंडेंस आ रही है माशाल्लाह। इसमें नहीं जो आई है वो नहीं आई है। अहमद की आ गई, सागिल, सागिल लगा दी तुम्हारे में। फ़हीम, हुज़ैफ़ा, हुज़ैफ़ा, अनीला, फैसल, शुएब, मोहम्मद, फरिया, अहमद। ठीक है बेटा, सबकी लगा दी। दो स्टूडेंट नहीं है, नोरमा और मुस्तफ़ा। आपके ख्याल में क्या दोनों थे इस वक्त? नहीं थे, मेरा ख्याल नहीं थे दोनों। मुस्तफ़ा थे, चलो मुस्तफ़ा के लगा देते हैं। कितनी देर के लिए आया था मुस्तफ़ा? मुझे लगा बहुत थोड़े वक्त के लिए आया। कोई एक स्टूडेंट ऐसा था जो बहुत थोड़े वक्त के लिए आया, क्योंकि वैसे तो मेरे पास लॉग बनती है, मैं देख सकता हूँ। हाँ चलो ठीक है, ओके भाई, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। अपने ख्याल रखें, बहुत सारा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, और घर में बैठ के काम करें। इस वक्त अच्छा टाइम है, अच्छा टाइम पढ़ाई के लिहाज से बोल रहा हूँ, लेकिन हालात के लिहाज से तो बहुत बुरा टाइम है। ठीक है, नॉर्मल नहीं है हाल। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।